हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली 2 ट्रेनिंग देखी जो वीएसए टायर 2 की चेकलिस्ट के जो 16 क्लॉजेज हैं उनके ऊपर थी। यानी कि जो दोनों वीडियो में थे उनमें से पहले वीडियो मैंने आपको तीसरे क्लॉज तक बताया और सेकेंड वीडियो मैंने आपको 7th क्लॉज तक बताया। दोस्तों, आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो बीएसए टायर 2 के ही ऊपर है, यानी कि 3rd वीडियो है जिसमें मैं आपको 8th क्लॉज, 9th क्लॉज और 10th क्लॉज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लिस्ट ऑफ क्लॉजेज, यानी कि जो क्लॉजेज है उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, देयर आर 16 क्लॉजेज फॉर टायर 2 ऑडिट, यानी कि टायर 2 ऑडिट के लिए 16 क्लॉजेज हैं। एक एक करके मैं उनको आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पहला है प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑब्लिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि पहला क्लॉज किससे रिलेटेड है? एनपीडी से रिलेटेड है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्लॉजेज है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि दूसरा क्लॉजेज किससे रिलेटेड है? इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि इनिशियल सप्लाई से रिलेटेड है। तीसरा है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब फोरम चेंज, जो भी हमारे चेंज होते हैं कंपनी में उसका मैनेजमेंट। चौथा है स्टैंडर्ड मैनेजमेट, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे प्रोसीजर हैं, जो हमारे फॉर्मेट्स हैं उनका मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, पांचवा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छठा है क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑडिट हैं, जो हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट हैं वो इसमें आएंगे। दोस्तों, सातवां है सप्लायर कंट्रोल, यानी कि जो हमारे टायर 2 के जो सप्लायर हैं, जो हमारे टायर 2 वेंडर के जो सप्लायर हैं उनका कंट्रोल आप कैसे करोगे। आठवां है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारी हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी है, यानी कि एबनॉर्मल का प्रोसीजर हमारा, जो हमारी एनसी हैंडलिंग है, जो हमारी कस्टमर हैंडलिंग है, वो सारी 8वें क्लॉज में आएगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्लॉज है दोस्तों 9वां क्लॉज, यानी कि 5S मैनेजमेंट। अब हमारी कंपनी का जो भी 5S मैनेजमेंट है वो सारा 9वें क्लॉज में आएगा। 10वां है इक्विपमेंट ऑब्लिक इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसमें जो दोस्तों हमारा इंस्पेक्शन इक्विपमेंट है, यानी कि जो हमारे वर्नियर कैलिपर हैं, जो कैलिब्रेशन वगैरह है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। 11वां है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। दोस्तों, 12वां है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। 13वां है हैंडलिंग मैनेजमेंट और 14वां दोस्तों क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो मारे हुए पार्ट हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। 15वां दोस्तों एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो सारी इसमें आएंगी। और 16वां है दोस्तों प्रोसेस ऑडिट, यानी कि जो रेगुलर हम ऑडिट करते रहते हैं, जो अपना प्रोसेस ऑडिट है, जो जिसके थ्रू हम अपना टायर 2 जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो अप लेते रहते हैं, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, इनको हम आगे इस डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्रिटिकल क्लॉजेज। अब जो हमने आपको पिछली साइडों में जो 16 क्लॉजेज बताए और उनमें से कौन कौन से क्रिटिकल क्लॉजेज हैं ये हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल है। क्रिटिकल क्लॉज का बहुत ज्यादा रोल है वेंडर टायर 2 ऑडिट में। दोस्तों, तो देयर आर 4 क्रिटिकल क्लॉजेज। कितने क्रिटिकल क्लॉज हैं? 4 क्रिटिकल क्लॉज हैं। नंबर तीसरा क्रिटिकल क्लॉज है यानी कि चेंज मैनेजमेंट, यानी कि फोरम से रिलेटेड चेंज आते हैं हमारे यहाँ, वो क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 5, यानी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो नई ज्वाइनिंग है, जो रेगुलर ट्रेनिंग देते हो आप, स्किल अपग्रेड करते हो, यानी कि 5वें क्लॉज के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो हमारी क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 8, यानी कि हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी। मीन्स कि जो हमारी एनसी हैंडलिंग है, जो हमारा कस्टमर कंप्लेंट है हैंडलिंग है, और जो हमारा एबनॉर्मल सिचुएशन की हैंडलिंग है, यानी कि जो भी एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग है वो सारी क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आती है। दोस्तों, नेक्स्ट है 10वां क्लॉज इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। मीन्स जो टूल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का मैनेजमेंट है, वो भी हमारा क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है। दोस्तों, तो ये चारों क्लॉज हमको याद रखने चाहिए कि हमारे क्रिटिकल क्लॉज हैं। दोस्तों, कौन कौन से हैं? तीसरा, 5वां, 8वां और
10वां दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रेटिंग क्राइटेरिया। अब हम समझते हैं कि रेटिंग कैसे दी जाती है और कैसे होती है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट आर 52। जो हमारी वेंडर टू टायर चेकलिस्ट है उसमें टोटल कितने चेक पॉइंट हैं? 52 चेक पॉइंट हैं। एंड ईच चेक पॉइंट हैविंग 0, 1, 2 रेटिंग। और हर एक जो चेक पॉइंट है उसमें 0 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर की हम रेटिंग दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि टोटल जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 52 दूना 104, यानी कि 52 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं वो 104 नंबर हो सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? कैसे हम ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में आते हैं दोस्तों, ये हम समझते हैं। चेक शीट मार्क इन परसेंटेज, यानी कि चेक शीट में अगर ग्रीन जोन में आना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू 60% मार्क, यानी कि हमारी जो मार्किंग होनी चाहिए वो टोटल कितनी होनी चाहिए? 60% या 60% से ज्यादा होनी चाहिए। अब उसमें भी कंडीशन है, क्रिटिकल क्लॉजेज मार्क इन परसेंटेज। जो 60% आप ले आए बट आपका मार्क जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 40% होना चाहिए। मीन्स जो हमने चारों क्रिटिकल क्लॉज बताए उसमें आपका जो है मिनिमम परसेंटेज वो 40% या 40% से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तभी जो है वो सप्लायर जो है टायर टू वेंडर जो है वो ग्रीन जोन में आएगा दोस्तों। अब येलो जोन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? ग्रेटर देन 20%, लेस देन 60%, यानी कि आप 20% से ज्यादा हो या 60% से कम मार्किंग आपकी आई है तो आप येलो जोन में होगे। और क्रिटिकल क्लॉज में कितनी नंबरिंग होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10, लेस देन 40%, यानी कि अगर 40% से लेस और ग्रेटर देन 10% है तो आप येलो जोन में है दोस्तों। अगर ये लेस देन 10% आ जाए, यानी कि जो 10% है वो 8% हो जाए, तो आप येलो जोन में भी नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिटिकल क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है वो आप मीट नहीं कर रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट है रेड पॉइंट, यानी कि जब रेड आता है सप्लायर तो क्या क्राइटेरिया है रेड आने का? लेस देन 20%, यानी कि जो चेक शीट के जो चेक पॉइंट हैं उसको आपने जो टोटल नंबरिंग पाई वो लेस देन 20% है दोस्तों। और क्रिटिकल क्लॉज में क्या है? लेस देन 10%, यानी कि लेस देन 10% अगर आपका परसेंटेज है तो आप किस में आओगे? रेड जोन में आओगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रेटिंग क्राइटेरिया को समझ लेते हैं और हम कैसे समझते हैं कि कैसे हम ग्रीन, येलो और रेड जोन में आएंगे दोस्तों, और कैसे हम अपनी रेटिंग को मेंटेन करके रखें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मारुति वेंडर क्वालिटी सिस्टम ऑडिट कम फॉलोअप रिपोर्ट, यानी कि जो 16 पॉइंट की चेकलिस्ट है उसमें हम कैटेगरी को समझ लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या नंबरिंग होती है दोस्तों। यानी कि जो पहली है वो है मेन कैटेगरी, यानी कि मेन क्लॉजेज। जो 16 क्लॉजेज हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। अब फर्स्ट कैटेगरी के कितने सब क्लॉजेज हैं, यानी कि उस सेकंड पॉइंट में मैंने इंडिकेट किया है ऑर्टिड एरिया या सब क्लॉजेज, यानी कि जो मेन कैटेगरी थी, जो मेन क्लॉज था उसके कितने सब क्लॉजेज हैं दोस्तों। जैसे पहला है एनपीडी वाला, उसमें 4 सब क्लॉजेज हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चेक पॉइंट। अब उन सब क्लॉजेज के कौन कौन से चेक पॉइंट हैं ये तीसरे पॉइंट में मैंने आपको दिखाया दोस्तों। यानी कि पहले क्लॉज जो है सब क्लॉज, उसके क्या चेक पॉइंट हैं, दूसरे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट हैं, तीसरे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट है और चौथे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने दिखाया है रिक्वायरमेंट। अब जो चेक पॉइंट हैं या जो सब क्लॉजेज हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट वाले चौथे कॉलम में दिखाया दोस्तों। आगे जो है मैं हर एक क्लॉज का जो सब क्लॉजेज हैं और जो सब क्लॉज की जो जो रिक्वायरमेंट है उनको मैंने डिटेल से आगे स्लाइडों में आपको दोस्तों बताया है दोस्तों। आज की ट्रेनिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 8th क्लॉज, यानी कि 8वें क्लॉज के बारे में हम बात करेंगे। तो 8वां क्लॉज दोस्तों कौन सा है? हैंडलिंग एब्नॉर्मलिटी इन क्वालिटी। ये दोस्तों क्रिटिकल क्लॉज है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो जो 8वां क्लॉज है हमारा हैंडलिंग एब्नॉर्मलिटी इन क्वालिटी, इसमें 2 सब क्लॉजेज हैं। पहला सब क्लॉजेज है हैंडलिंग व्हेन एब्नॉर्मल सिचुएशन अकर्स, और दूसरा सब क्लॉज है प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, यानी कि कस्टमर क्लेम है, इन प्रोसेस फेलियर है और सप्लायर फेलियर दोस्तों। अब इनके कौन कौन से हमारे सब क्लॉज के हमारी रिक्वायरमेंट है उनको हम आगे समझते हैं दोस्तों। मीन्स कि जो सब क्लॉजेज दोनों हैं इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इनको हम आगे की स्लाइड में समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो 8वां हमारा क्लॉज है उसका जो पहला सब क्लॉज है यानी कि हैंडलिंग व्हेन एब्नॉर्मल सिचुएशन अकर, इसमें हमारे 3 पॉइंट हैं। तो आइए सबसे पहले पहले पॉइंट को समझते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं दोस्तों।
तो पहले पॉइंट में जो रिक्वायरमेंट है वो है डिफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी एबनॉर्मल सिचुएशन है उनके बारे में एक डिफिनेशन तैयार करनी है, यानी कि किस किस टाइप के एबनॉर्मल सिचुएशन हैं दोस्तों। सेकंड है डिस्प्ले ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन इन द शॉप फ्लोर। अब जो भी आपके पास एबनॉर्मल सिचुएशन है वो आपको बोर्ड पे बनाकर या आपकी WI आपको बना करके वो सारी क्या करनी है, आपको शॉप फ्लोर पर डिस्प्ले करनी है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन एमंग द शॉप फ्लोर पर्सनल अप टू ऑपरेटर एंड हेल्पर। अब आपको क्या करना है कि जितने भी टाइप की आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन है उनकी सबकी आपको ट्रेनिंग देनी है, यानी कि जो भी आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन है वो आपको सुपरवाइजर बेसिस पे जो ऑपरेटर हैं, जो हेल्पर हैं, उनको सबको आपको ट्रेनिंग देनी है और आपको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है दोस्तों। मींस कि जो भी आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन है उसकी सबसे पहले आपको एक डिफिनेशन बनानी है, फिर उसको WI के रूप में या बोर्ड पे आपको उसको शॉप फ्लोर पे डिस्प्ले करना है और सारे बंदों को उसके बारे में अवेयर करना है। यही दोस्तों पहले पॉइंट कहता है दोस्तों, यही पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। पहले ही सब क्लॉज में जो पहला पॉइंट था हैंडलिंग व्हेन एबनॉर्मल सिचुएशन अकर, इसमें जो सेकंड पॉइंट है अब उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स इन प्रोसेस फेलियर एंड सप्लाई डिफेक्ट। अब आपको क्या करना है, जो हमारे यहाँ कस्टमर पे डिफेक्ट आते हैं उनके लिए क्या करना है, आपको एक कस्टमर हैंडलिंग का एक प्रोसीजर बनाना है दोस्तों। दूसरा क्या है, क्राइटेरिया फॉर रेजिंग QPCR। अब अगर कोई सप्लायर एंड से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, क्राइटेरिया फॉर रेजिंग QPCR, यानी कि क्वालिटी प्रॉब्लम काउंटर मेजर रिपोर्ट के लिए आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि आप किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप सप्लायर को अपनी कस्टमर कंप्लेंट भेजोगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट है कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर, मींस कि जो कस्टमर के यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी आप क्या करोगे, एक कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर आप बनाओगे और उसमें उसकी मॉनिटरिंग को करोगे दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है QPCR कंट्रोल रजिस्टर फॉर इन हाउस एंड सप्लाई डिफेक्ट। अब आपको क्या करना है, एक क्वालिटी प्रॉब्लम काउंटर मेजर जो है रिपोर्ट है उसका एक कंट्रोल रजिस्टर बनाना है, चाहे वो इन हाउस की प्रॉब्लम हो या सप्लायर एंड की प्रॉब्लम हो, तो उसको आपको रजिस्टर बना के उसमें आपको मेंटेन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट, इन हाउस रिजेक्शन एनालिसिस डिफेक्ट टू बी एनालाइज्ड। अब आपको क्या करना है कि जो आपके इन हाउस रिजेक्शन निकलती है, मींस जो आपके इन हाउस डिफेक्ट के बिहाफ पे जो रिजेक्शन निकलती है उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और उसका एनालिसिस करना है दोस्तों। मींस कि जितनी प्रॉब्लम आपकी इन हाउस में आती हैं उन सब की आपको रिकॉर्डिंग करनी है और उनको एनालिसिस करना है। यही दोस्तों सेकंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहले ही क्लॉज में जो सब क्लॉज है उसका थर्ड पॉइंट है, जो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया टू एस्टिमेट सस्पेक्टेड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एबनॉर्मल सिचुएशन। आपको क्या करना है, जो एबनॉर्मल सिचुएशन के दौरान जो सस्पेक्ट क्वांटिटी या जो पार्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए क्या करना है, उसको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना है एंड सिस्टम टू ट्रेस सस्पेक्टेड लॉट प्रोड्यूस्ड बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया। और उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे जो सस्पेक्टेड लॉट जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी के लिए आपको सिस्टम बनाना है दोस्तों। मींस कि कोई एबनॉर्मल सिचुएशन के दौरान कोई पार्ट बनता है तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, उसको कैसे ट्रेस करोगे, उसके लिए आपको क्राइटेरिया और सिस्टम डिफाइन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है चेक रिकॉर्ड फॉर पार्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एबनॉर्मल सिचुएशन फॉर ट्रेसेबिलिटी। अब जो भी पार्ट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी पार्ट एबनॉर्मल सिचुएशन के दौरान बने हैं उनका आपको रिकॉर्ड चेक करना है, किसके लिए, फॉर ट्रेसेबिलिटी, यानी कि ट्रेसेबिलिटी के लिए उनको आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसी बिहाफ पर उनका रिकॉर्ड आपको चेक करना है दोस्तों। तो ये जो थर्ड पॉइंट था उसकी ये दोनों रिक्वायरमेंट थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 8वें क्लॉज में ही जो सेकंड सब क्लॉज है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, वो कस्टमर क्लेम्स है, इन प्रोसेस फेलियर है, सप्लायर फेलियर। इसमें भी 3 पॉइंट थे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट और उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं दोस्तों। तो जो पहला पॉइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एनालिसिस सीड फॉर एनालाइजिंग कस्टमर कंप्लेंट इन हाउस डिफेक्ट एंड सप्लाई डिफेक्ट। आपको क्या करना है, एक एनालिसिस सीड बनानी है, किसके लिए,
कस्टमर कंप्लेंट के लिए, इन हाउस डिफेक्ट के लिए और सप्लाई डिफेक्ट के लिए। मींस कि कोई कस्टमर कंप्लेंट है आपकी, कोई हाउस डिफेक्ट है या सप्लायर का डिफेक्ट है, उसको सबको क्या करना है, आपको एनालिसिस शीट बनानी है और उसको एनालिसिस करना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस। मींस सेम पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपको कस्टमर कंप्लेंट मिलती है या इन हाउस डिफेक्ट या सप्लायर का कोई डिफेक्ट बनता है तो आपको उसको क्वालिटी ऑफ एनालिसिस, उनकी क्वालिटी का आपको एनालिसिस करना है दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट जो है सेकंड सब क्लॉज, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके 2 पॉइंट थे दोस्तों और इनकी यही रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेकंड सब क्लॉज में ही, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस में ही सेकंड पॉइंट है। अब आइए हम सेकंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट की एक रिक्वायरमेंट है, वो है काउंटर मेजर डिटेल एंड एविडेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स आई, जो आपके डिफेक्ट आए, जो आपकी कस्टमर कंप्लेंट आई, उनको क्या करना है, काउंटर मेजर डिटेल लेनी है और जो आपने काउंटर मेजर लिया उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना है और उसका आपको एविडेंस रखना है दोस्तों। और उस बिहाफ पे आपको क्या करना है, रिवीजन ऑब्लिक अपडेशन ऑफ PFMEA। मीन्स कि आपने काउंटर मेजर लिया, आपको अगर आपको PFMEA अपडेट करने की जरूरत है, कंट्रोल प्लान अपडेट करने की जरूरत है, WI या OS इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, जिस चीज को आपको रिवाइज करने की जरूरत है वो सारा आप रिवाइज करोगे और उन सब की डिटेल, उन सब का एविडेंस आपको रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेकंड सब क्लॉज में ही जो थर्ड पॉइंट है, अब उसकी रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं। यानी कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एविडेंस ऑफ ऑन साइट वेरिफिकेशन ऑफ काउंटर मेजर्स। अब जो आपने काउंटर मेजर लिया, यानी कि जो प्रॉब्लम आपकी आई थी कस्टमर से या इन हाउस या सप्लाई डिफेक्ट से, उनका आपने क्या किया, जो भी काउंटर मेजर लिया उसका ऑन साइट वेरिफिकेशन आपको करना है और उसका एविडेंस आपको रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट ऑफ काउंटर मेजर्स। अब आपने जो काउंटर मेजर लिया उसके लिए आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी करना है। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि यदि आपने किसी एक कंपोनेंट में एक्शन लिया और सेम टाइप की जितने कंपोनेंट हैं उसमें भी वो प्रॉब्लम ना रिपीट हो, उसके लिए जो आप एक्शन लेते हो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। मींस कोई एक पार्ट है उसकी पंचिंग मिस आ रही है, आपने कोई इसमें एक्शन लिया तो सेम टाइप के जितने कंपोनेंट हैं उसमें पंचिंग मिस ना आए, उसके लिए जो आपने एक्शन लिया वही हमारा हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कहलाता है दोस्तों। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था और इसकी 2 जो रिक्वायरमेंट थी उनके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट क्लॉज है 9वां क्लॉज 5S मैनेजमेंट दोस्तों। अब जो 9वां क्लॉज है दोस्तों 5S मैनेजमेंट, उसके 2 सब क्लॉजेज हैं। पहला सब क्लॉज है लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन साइट एंड जो सेकंड सब क्लॉज है वो क्या है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट दोस्तों। अब जो पहला सब क्लॉज है लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन साइट, उसके 3 पॉइंट हैं दोस्तों। अब तीनों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो, और दूसरा जो सब क्लॉज है उसके 2 रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट है दोस्तों। अब उन दोनों पॉइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनको हम आगे की स्लाइड में डिटेल से समझते हैं दोस्तों। 9वें क्लॉज में जो पहला सब क्लॉज है वो है लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन साइट दोस्तों। अब इसमें जो पहला पॉइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उनको हम समझते हैं दोस्तों। यानी कि जो पहला पॉइंट है उसकी पहली रिक्वायरमेंट है स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक RM, BOP, WIP एंड FG एंड बिन्स ऑब्लिक ट्रॉली इन कवर्ड एरिया टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डस्ट, रस्ट, रेन वाटर एक्सेट्रा। मीन्स पहला पॉइंट क्या करता है कि जो आपका स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, चाहे वो RM हो, चाहे BOP है, चाहे WI है, चाहे FG हो, वो बिन और ट्रॉली में प्रिवेंट यानी कि उनको क्या करना है, कवर्ड एरिया में रखना है ताकि उन पे रस्ट, डस्ट या रेन या जो नहीं बरसात के पानी उन पे ना पड़े। मीन्स कि चाहे आपका RM है, चाहे आपका BOP पार्ट है या WIP या फिनिश पार्ट है, उसको आपको प्रॉपर बिन में कवर करके रखना है दोस्तों ताकि वो रस्ट, डस्ट और वाटर से फ्री रह सके दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड बिन्स ऑब्लिक ट्रॉली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्क्रैच, डिफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अब जो आपको मटेरियल कैसे करना है, उसको प्रॉपर बिन और ट्रॉली में स्टोरेज करना है ताकि उस पर स्क्रैच या डिफॉर्मेशन ना आए दोस्तों। यानी कि जो पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, आपको RM को पूरी तरह सुरक्षित रखना है ताकि उसमें रस्ट, डस्ट ना आए और प्रॉपर उनको बिन में करके रखना है ताकि उनको स्क्रैच वगैरह ना लगे दोस्तों। तो यही पहले पॉइंट की जो 2 रिक्वायरमेंट थी इनको मैंने आपको बताया दोस्तों।
दोस्तों जो पहला सब क्लॉज है उसमें जो सेकंड पॉइंट है मींस लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन साइट में जो सेकंड पॉइंट है, अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये हम समझते हैं दोस्तों। तो पहली रिक्वायरमेंट है सेकंड पॉइंट की, लोकेशन ऑफ स्टोरेज मटेरियल लाइक RM एंड BOP, WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपका RM है, जो आपका BOP पार्ट है, WIP या फिनिश प्रोडक्ट है, उसके लिए स्टोरेज के लिए आपको क्या करना है, लोकेशन डिफाइन करना है। मींस प्रॉपर लोकेशन पे वो सारे पार्ट, वो RM आपका रखा हुआ होना चाहिए। सेकंड पार्ट है दोस्तों, इसी में सेकंड पॉइंट, मैक्स वॉल्यूम लाइक मैक्सिमम हाइट अप टू विच मटेरियल कैन बी स्टोर्ड, मैक्स नॉट ऑफ बॉक्सेस, बिन्स, बैग्स विच कैन बी स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर। मीन्स आपको क्या करना है कि बिन, जो अभी आप बिन रखते हो, जो भी आप मटेरियल स्टोर करते हो, उसकी आपको मैक्सिमम हाइट डिफाइन करनी है कि हमें इतने से इतने तक ही बिन रखना है दोस्तों, उसके ऊपर आपको नहीं रखना है। मीन्स कि आप जो भी बिन ट्रॉली या बैग्स कोई रखते हो उसकी आपको एक बिन हाइट डिफाइन करनी है या मैक्सिमम वॉल्यूम उसका डिफाइन करना है कि हमें यहाँ से यहाँ तक रखना है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है मैक्स क्वांटिटी विच कैन बी केप्ट इन अ बिन, बॉक्स एंड ट्रॉली। अब आपको क्या करना है तीसरे पॉइंट में, मैक्सिमम क्वांटिटी आपको डिफाइन करनी है कि एक बिन या बॉक्स या ट्रॉली में आप कितनी क्वांटिटी रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट की उसकी 3 रिक्वायरमेंट थी। पहली कौन सी थी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि आपको जो भी आपका RM है, जो भी आपका BOP है, वो आपको उसके लिए क्या करना है, स्टोरेज के लिए प्रॉपर एरिया यानी कि प्रॉपर स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करनी है। फिर उनकी जो बिन वगैरह में आप पार्ट को रखोगे तो उन बिन की आपको हाइट डिफाइन करनी है, बिन की कितनी मैक्सिमम हम बिन रख सकते हैं दोस्तों। और थर्ड पॉइंट में हमको जो बिन में आप मटेरियल रखोगे उसकी क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि एक बिन में हम कितने पीस, कितने पार्ट रख सकते हैं दोस्तों। तो यही सेकंड पॉइंट था दोस्तों, और इनकी तीनों रिक्वायरमेंट के बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट ही सब क्लास में जो थर्ड पॉइंट है, अब उसकी रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं। तो दोस्तों इसकी पहली रिक्वायरमेंट है मिनिमम लक्स लेवल एट क्रिटिकल ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन स्टेशन एज पर IS। यानी कि आपको क्या करना है, मिनिमम लक्स लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। कहाँ, जो आपके क्रिटिकल ऑपरेशन है और जो इंस्पेक्शन एरिया है। मींस की प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। जो आपके क्रिटिकल पार्ट चल रहे हैं, जहां आप पार्ट का इंस्पेक्शन कर रहे हो, वहां प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आपका मिनिमम लक्स लेवल है वो अचीव करना चाहिए दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है वर्किंग कंडीशन ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन स्टेशन दैट शुड बी नॉइस लेवल वेरिएशन ह्यूमिडिटी। यानी कि जो आपकी वर्किंग कंडीशन है क्रिटिकल ऑपरेशन की या इंस्पेक्शन की, वो प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ ना तो ज़्यादा नॉइस लेवल होना चाहिए, ना ज़्यादा वेरिएशन होना चाहिए, ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। मीन्स आपका एरिया जो है, वर्किंग एरिया जो है, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर नॉइज उसमें नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए और नम्रता या ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। थर्ड पॉइंट है वर्क टेबल फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। अब आपको क्या करना है, जो आपका क्रिटिकल ऑपरेशन या इंस्पेक्शन है उसके लिए आपको वर्किंग टेबल डिफाइन करनी है। मींस कि जहां भी आपका क्रिटिकल पार्ट या ऑपरेशन बनेगा या चेक होगा, प्रॉपर आपको वर्किंग टेबल डिफाइन करनी है दोस्तों। तो आइए ब्रीफ से समझते हैं तीनों पॉइंटों को। जो थर्ड पॉइंट था उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, 3 रिक्वायरमेंट है। पहली है कि जहां आप काम कर रहे हो वहां प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जहां आपकी वर्किंग कंडीशन है, क्रिटिकल ऑपरेशन है, वो वर्किंग कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, प्रॉपर आपकी वर्किंग टेबल होनी चाहिए जहां आप पार्ट बना रहे हो और जहां उस क्रिटिकल ऑपरेशन को बना रहे हो या क्रिटिकल पार्ट को चेक कर रहे हो दोस्तों। तो हमारा थर्ड पॉइंट था, उसकी तीनों रिक्वायरमेंट को आपको मैंने बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारा 9वां क्लास है उसका जो सेकंड सब क्लास है उसके बारे में दोस्तों। यानी कि सेकंड सब क्लास जो है दोस्तों वो क्या है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट दोस्तों। अब इसमें भी 2 पॉइंट हैं, यानी कि मैं पहले पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो आइए जानते हैं पहले पॉइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो पहली है चेकिंग ऑफ मशीन फॉर एनी लीकेज, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। अब आपकी जो मशीन है उनमें चेकिंग उसकी क्या करनी है, लीकेज के लिए उसको टेस्ट करना है कि ऐसा तो नहीं कि उसमें जो पानी सिस्टम है या जो तेल का सिस्टम वो लीकेज हो रहा है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है चेकिंग ऑफ मशीन ऑब्लिक इक्विपमेंट्स फॉर लूज वायरिंग,
टेम्परेरी कनेक्शन। अब आपको क्या करना है, जो आपकी मशीन या इक्विपमेंट है उनकी लूज वायरिंग, उनका जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का या किसी चीज का, उसको आपको प्रॉपर चेक करना है दोस्तों कि कहीं वो लूज तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं कि निकला हुआ हो वो वायर वहां से। इसमें थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कंडीशन ऑफ डाइज टूल जिग्स नो डैमेज टेम्परेरी रिपेयर एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है, जो आपके टूल डाई वगैरह रखे हुए हैं टूल रैक में या कहीं मशीन पे, उनको आपको प्रॉपर चेक करना है कि उनकी कंडीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं कि वो टूटे हुए हैं या उनमें कोई रिपेयरमेंट करने की जरूरत है दोस्तों। सेम फोर्थ पॉइंट है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ टूल एंड डाइज। आप फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि आपको प्रॉपर स्टोरेज, जो आपके टूल या डाई हैं वो प्रॉपर आपको डिफाइन करनी है उनकी लोकेशन, और उसी लोकेशन पे आपको उनको रखना है दोस्तों। तो आइए ब्रीफ से समझते हैं जो सेकंड सब क्लॉज है उसके पहले पॉइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट पहली क्या है दोस्तों, कि आपका मशीन आपको चेक करनी है कहीं कोई लीकेज ना हो। दूसरा, आपको वायर वगैरह चेक करना है, जो आपकी वायरिंग हुई है, जो उसमें वायर लगे हुए हैं वो ऐसे तो नहीं कि टूटे हुए हों। तीसरा, टूल डाई आपको प्रॉपर चेक करनी है कि उसमें कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, कि जो भी आपके टूल डाइज हैं उनको आपको प्रॉपर स्टोर करना है दोस्तों। तो दोस्तों जो सेकंड सब क्लास था उसके पहले जो पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको डिटेल से बताई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेकंड सब क्लॉज में ही जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको हम समझते हैं दोस्तों। तो दूसरे पॉइंट की पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कंडीशन ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स नो डैमेज टेम्पररी बाइंडिंग एटसेट्रा। अब आपको क्या करना है, जो आपके इंस्पेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं उनकी कंडीशन को आपको चेक करना है दोस्तों कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी टेम्पररी बाइंडिंग वगैरह हो दोस्तों। तो उन चीजों को आपको चेक करना है। सेकेंड पॉइंट है इसमें दोस्तों, स्टोरेज ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट सेफली इन बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, जो आपके इंस्पेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको आपको प्रॉपर चेक करना है कि उनका जो स्टोरेज है वो प्रॉपर बॉक्स में है कि नहीं है दोस्तों। मीन्स जो सेकंड पॉइंट है 9वें क्लास में क्या कहता है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो आपके इक्विपमेंट हैं इंस्पेक्शन के, वो आपकी कैसी हैं, वो सही है कंडीशन और उनका स्टोरेज प्रॉपर है कि नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों सेकंड क्लास का जो सेकंड पॉइंट था उसके मैंने रिक्वायरमेंट को आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट क्लॉज है 10वां क्लॉज, ये भी क्रिटिकल क्लॉज है दोस्तों। तो 10वां क्लॉज है इक्विपमेंट ऑब्लिक इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट दोस्तों। अब दोस्तों जो 10वां क्लॉज है उसके दो सब क्लॉजेज हैं। पहला सब क्लॉजेज है मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट जिग एंड टूल्स, और सेकंड सब क्लॉज जो है दोस्तों वो है मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट दोस्तों। अब जो पहला सब क्लॉज है उसके 3 पॉइंट है दोस्तों। अब उन तीनों पॉइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेम जो सेकंड सब क्लॉज है उसके 2 पॉइंट है दोस्तों। अब उन दोनों पॉइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आगे के स्लाइड में हम आपको डिटेल से बताएंगे दोस्तों। अब 10वें क्लॉज में जो पहला सब क्लॉज है यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट जिग एंड टूल्स, उसका जो पहला पॉइंट था उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, डेली चेक रिकॉर्ड ऑफ मशीन डाइज बाय ऑपरेटर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटर ऑफ चेक पॉइंट दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जो आपकी मशीन या डाई है उनके क्या करना, उनके चेक पॉइंट आपको बनाने हैं और डेली उन चेक पॉइंट के हिसाब से आपको मशीन और डाई को ऑपरेटर आपका चेक करेगा दोस्तों। मीन्स कि जो आपकी ऑपरेटर आपका डेली मशीन या जो डाई है आपकी उसके जो चेक पॉइंट हैं उसको जो चेक करेगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा दोस्तों। और एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटर ऑफ दिस पॉइंट्स, और जो आपने जो चेक पॉइंट बनाए हैं उनके बारे में आपको ऑपरेटरों को ट्रेंड करना है। मीन्स कि जो आपने डेली मशीन चेक शीट बनाई है या डेली टूल चेक शीट जो बनाई है उसकी आपको ट्रेनिंग देनी है ऑपरेटरों को, और डेली आपका ऑपरेटर जो है उसको चेक करेगा और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा दोस्तों। सेकंड पॉइंट है चेक ऑन चेक बाय सुपरवाइजर, यानी कि आपको क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट जो ऑपरेटर आपने चेक किया है उसको ही आपका सुपरवाइजर उसको चेक करेगा और वेरीफाई करेगा दोस्तों। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ मशीन्स डाइज लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, हिस्ट्री कार्ड। अब आपको क्या करना है, जो आपकी डाई या मशीन्स जो हैं उनका आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बनाना है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट और हिस्ट्री कार्ड उनके मेंटेन करना है। मीन्स कि जो भी आपके पास टूल या डाई हैं उनका आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बनाओगे,
और उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट बनाओगे और टूल या डाई का आपको हिस्ट्री कार्ड बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों सेम पॉइंट है, यानी कि पहले ही सब क्लॉज में जो पहली पॉइंट था उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फोर्थ रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या कहती है? स्पेयर लिस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर। अब आप जो टूल और थर्ड पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया कि टूल और या जो डाई है उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान आपको बनाना है, तो आपको फोर्थ पॉइंट में क्या करना है? स्पेयर पार्ट लिस्ट बनानी है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर मीन्स कि आपको क्या करना है? एक स्पेयर पार्ट लिस्ट बनानी है। जो भी टूल या मशीन के स्पेयर पार्ट है उनकी एक लिस्ट बनाओगे और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर यानी कि जो जो उसके पास आपके पास स्पेयर अवेलेबल हैं उनकी अवेलेबिलिटी को आप चेक करोगे दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है मशीन डाई ब्रेकडाउन रिकॉर्ड एंड एनालिसिस। अब जो आपकी मशीन या डाई कोई ब्रेकडाउन में आती है तो आपको क्या करना है? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसको एनालिसिस करना है कि किस वजह से आपकी मशीन या डाई टूल या ब्रेकडाउन में आया, उसका रिकॉर्ड और एनालिसिस आपको शीट भरनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट, चेकिंग ऑफ ब्रेकडाउन डेटा ऑफ इक्विपमेंट्स एट द टाइम ऑफ प्रिवेंटिव चेक। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है? जो आपका चेकिंग ऑफ ब्रेकडाउन डेटा, जो आपका ब्रेकडाउन डेटा है इक्विपमेंट का, उसको जब आप प्रिवेंटिव चेक करोगे तो उस दौरान भी आपको उसको चेक करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट, मेंशन ऑब्जर्वेशन ऑफ ओके पॉइंट आल्सो। अब जब आप पीएम या ब्रेकडाउन के समय चेक कर रहे हो तो जो उसमें पॉइंट ओके हैं उनकी भी आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है और उसको ओके मेंशन करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पहला सब क्लास का जो पहला पॉइंट था उसकी 7 रिक्वायरमेंट थी। सातों रिक्वायरमेंट को मैंने एक एक करके आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 10वें क्लास में जो पहला सब क्लास है उसका जो सेकंड पॉइंट है, अब उसकी रिक्वायरमेंट को आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? पहली रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? लिस्ट ऑफ पोकायोकेज, यानी कि आपको पोकायोका की एक लिस्ट बनानी है। मीन्स कि जहीं भी आपके मशीन या टूल में कहीं कोई पोकायोका लगा है दोस्तों तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। पोकायोका के समझने के लिए दोस्तों आप मेरा पोकायोका का वीडियो देखना ना भूलें। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों रेगुलर चेकिंग ऑफ पोकायोका, चेकिंग मेथड एंड एविडेंस ऑफ चेकिंग दोस्तों। अब आपको क्या करना है? आपको जो आपने पोकायोका टूल में लगाया हुआ है या मशीन में कोई पोकायोका लगा है, रेगुलर आपको उसको चेक करना है, उसका चेकिंग मेथड और उसकी चेकिंग करने का जो तरीका है आपका, उसका एविडेंस आपको रखना है दोस्तों। मीन्स कि जब भी आप पोकायोका जो आपका चलता है, जो मशीन टूल में लगा है, उसको जब भी आप चेक करोगे तो आपको उसका चेकिंग का रिकॉर्ड रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ पोकायोका। अब आपको क्या करना है? जो आपका टूल या मशीन में पोकायोका लगा है उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी आपको रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जो सेकंड सब क्लास की जो पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसकी 3 रिक्वायरमेंट थी। यानी कि पहली थी पोकायोका से रिलेटेड, और दूसरी है चेकिंग करने से रिलेटेड, और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ पोकायोका से रिलेटेड दोस्तों। तो तीनों रिक्वायरमेंट को आपको मैंने डिटेल से बताई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पहले ही सब क्लास में जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों रिशार्पनिंग एंड रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंज्यूमेबल टूल। यानी कि जो आपके कंज्यूमेबल टूल्स हैं या कंज्यूमेबल आइटम हैं उनकी आपको रिशार्पनिंग और रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी को आपको डिफाइन करना है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ रिशार्पनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टूल एज पर डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है कि जिस हिसाब से आपने फ्रीक्वेंसी, जैसे पहले पॉइंट में बताया है कि रिशार्पनिंग और रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है। अब जब आपने रिप्लेसमेंट और रिशार्पनिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर ली तो उस हिसाब से आपको उनकी मॉनिटरिंग करनी है दोस्तों। जैसे आपका प्रेस शॉप है अगर, तो उसमें ट्रिमिंग है, ब्लैंकिंग डाई है, पंच है, स्प्रिंग्स है, ये सब आपके जो कंज्यूमेबल आइटम है, जो कंज्यूमेबल टूल हैं, इनकी आपको रिक्वायरमेंट है जैसी, उस हिसाब से आपको इनकी मॉनिटरिंग करनी है दोस्तों। सेम सेकंड मोल्डिंग में है तो स्प्रिंग है, डिप्लेसिंग कटर है, इजेक्टर पिंस है एंड अदर जो कंज्यूमेबल चीजें हैं उनकी भी आपको मॉनिटरिंग करनी है दोस्तों। उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे डिसाइडेड है उस हिसाब से उनकी आप मॉनिटरिंग आपको करनी है दोस्तों। थर्ड है जैसे इसी में हीट ट्रीटमेंट का कोई है तो थर्मोकपल वगैरह है तो उस हिसाब से आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तीनों स्लाइडों में मैंने आपको जो
फर्स्ट सब क्लॉज के जो तीनों पॉइंट थे उनको एक एक करके मैंने आपको बताया दोस्तों, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी मैंने डिटेल से आपको बताई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारा 10वें क्लॉज का जो सेकंड सब क्लॉज है, यानी कि जो दूसरा सब क्लॉज है, वो है मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स। उसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उनको हम समझते हैं दोस्तों। तो पहले पॉइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैलिब्रेशन प्लान फॉर ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपकी कंपनी में, जितने भी आपके प्लांट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका सबका आपको कैलिब्रेशन प्लान बनाना है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। अब जब आपने उनका कैलिब्रेशन करवा दिया तो आपको उनका सबका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट रखना है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ इन हाउस कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड बीइंग यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यदि आप इन हाउस कैलिब्रेशन करते हो तो जो आप स्टैंडर्ड जो बना रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड बीइंग यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन, जो आप स्टैंडर्ड बना रहे हो या जिस स्टैंडर्ड से आप कैलिब्रेशन कर रहे हो उसका आपको स्टैंडर्ड रखना है और उसी हिसाब से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है दोस्तों। मीन्स यदि कोई आप इन हाउस कैलिब्रेशन कर रहे हो तो प्रॉपर स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए, उस बिहाफ पे ही आप उसका कैलिब्रेशन करोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, कैलिब्रेशन ऑफ गेजेस कैलिब्रेशन मेथड। अब आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ प्लग गेज या रिंग गेज जो भी गेजेस हैं उनका सबका कैलिब्रेशन कराना है एज पर कैलिब्रेशन मेथड, और उसके कैलिब्रेशन मेथड के हिसाब से उनका कैलिब्रेशन कराना है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी सेकंड सब क्लॉज की, वो मैंने आपको चारों रिक्वायरमेंट बताई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेकंड सब क्लॉज में जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अब उसकी रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं दोस्तों। तो सेकंड सब जो पॉइंट है उसकी पहली रिक्वायरमेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिट सैंपल एज पर कंट्रोल प्लान। आपको कंट्रोल प्लान के हिसाब से, कंट्रोल प्लान की जो डायमेंशन है उस हिसाब से आपको लिमिट सैंपल रखना है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिट सैंपल करनी है। सेकंड पॉइंट है एक्सपायरी डेट ऑफ लिमिट सैंपल। अब आपको क्या करना है, जो आपके लिमिट सैंपल हैं उस पे एक्सपायरी डेट उसकी लिखनी चाहिए दोस्तों। थर्ड पॉइंट है विजुअल डिस्प्ले ऑफ ओके एंड एनडी पार्ट एट वर्क इंस्ट्रक्शन एंड फाइनल इंस्पेक्शन। अब आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ कंपनी में प्लांट में जो भी पार्ट चलते हैं उनका सबका ओके और एनजी सैंपल जो आपकी वर्किंग स्टेशन है वहाँ, और जो आपका फाइनल इंस्पेक्शन एरिया है वहाँ आपको लगाना है दोस्तों। मीन्स जो सेकंड पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके पास लिमिट सैंपल होना चाहिए, लिमिट सैंपल की एक्सपायरी डेट लिमिट सैंपल पर लिखी होनी चाहिए, और जहां आप काम कर रहे हो चाहे वो आपका ऑपरेशनल एरिया हो या वर्किंग स्टेशन हो या फाइनल इंस्पेक्शन एरिया हो, वहां आपको ओके और एनजी सैंपल दिखाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 10वां हमारा क्लास था उसके जो सेकंड सब क्लास था उसके जो दोनों पॉइंट थे उनके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग थी उसमें मैंने आपको 8वां, 9वां और 10वां जो क्लास था उसके बारे में बताया। मीन्स जो 8वां क्लास है हमारा उसके जो सब क्लासेस है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेम जो हमारा 9वां क्लास था उसके जो सब क्लास थे उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जो हमारा 10वां क्लास था उसके सब क्लास की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने एक एक करके आपको डिटेल से बताई दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा फोर्थ, उसमें मैं आपको जो बचे हुए क्लॉजेज हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे जो चारों वीडियो आएंगे उनको आप जब देखेंगे तभी आपको प्रॉपर पता चलेगा कि जो वेंडर टायर 2 चेकलिस्ट है उसके कितने क्लॉज हैं और हर क्लॉज के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरा फोर्थ पॉइंट भी जो फोर्थ हमारा वीडियो है उसको देखना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।